लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में आखिर कौन है जो टिकट बांटने का दावा कर रहा है और कार्यकर्ताओं के बीच उस आदमी का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है, प्रधान महासचिव क्यों नहीं नाम तय कर पा रही है, इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मुकेश साहनी और बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बीच किस बात को लेकर एकदम ठनी हुई है, तनातनी चल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आरजेडी को लेकर खासतौर पर चाहे उनका अध्यक्ष चुनना हो, चाहे इस बीच जो आज चर्चा हम करने जा रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर एक नया नाम सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ टिकट बंटे, तो कौन है वो नाम और क्या चर्चा चल रही है, थोड़ा बताइए। देखिए, आपको एक बात बता दें कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और आप अगर अभी के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है। और जो आरजेडी का प्रदर्शन भी रहा था वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी सामने आई थी। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी में अगर कोई कहे कि मैं टिकट दिला सकता हूं और उसके आसपास लोग दौड़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि उसकी क्या पहुंच होगी, उसकी क्या पकड़ होगी। दरअसल चर्चा होती है कि संजय यादव बड़े करीब हैं तेजस्वी यादव के, लेकिन अगर संजय यादव से अलग भी कोई दावा करने लगे कि मैं, या उसके बारे में इंप्रेशन हो कि वो टिकट दिला सकता है क्योंकि वो काफी रसूख वाला आदमी है और उसकी पहुंच आरजेडी में बड़े नेताओं तक है और वो जो कह देगा वही होगा, तो आखिरकार वो शख्सियत कौन है जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यकीन मानिए मेरी कम से कम दर्जन भर नेताओं से बात हुई और दर्जन भर नेताओं ने कहा कि एक ऐसा नाम आया है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा चल रही। तो हमने पूछा नाम बता दीजिए, तो नाम उन्होंने बताया, लेकिन मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं आपको। दरअसल उनकी पृष्ठभूमि बता देता हूं, दर्शक समझ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, जब आरजेडी किसी भी तरीके से अपना नंबर पूरा करने का प्रयास कर रही थी, खासतौर पर आपको याद होगा एनडीए में नीतीश कुमार आ गए, महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। तो उस समय जो खेल चला था और किस तरीके से जेडीयू के कई एमएलएज को मैनेज करने का प्रयास किया गया था, कई एमएलएज आ नहीं रहे थे, जिसमें डॉक्टर संजीव का नाम आता है, सुदर्शन सिंह बहुत देर बाद आए, डॉक्टर संजीव ठीक मतदान के समय आए और उनको लेकर के बहुत चर्चा चली। उसके बाद आप जान लीजिए बीमा भारती नहीं आ रही थी, उनके पति को कैसे, पति की गिरफ्तारी हुई, बेटे की गिरफ्तारी हुई, फिर बीमा भारती आई और बीमा भारती ने तो पार्टी तक छोड़ दिया। तो इस तरीके से कई ऐसे लोग थे जो नहीं आ रहे थे और कहा जा रहा था कि ये सब मैनेज कौन कर रहा है, कहां से पैसा चल रहा है, और बाद में उस नाम के आगे इंजीनियर लगता है, ये जान लीजिए। तो इंजीनियर साहब जो हैं उन पे ईओडब्ल्यू का शिकंजा भी कसा, पर यह जान लीजिए कि उनकी पहुंच इतनी है कि क्या पक्ष और क्या विपक्ष, वो पक्ष मतलब सत्ता पक्ष, एनडीए में भी उनकी पहुंच ऐसी थी कि कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू केस को उन्होंने मैनेज कर लिया। वैशाली के रहने वाले हैं, इंजीनियर हैं, बिरादरी यादव है और यह जान लीजिए कि उनकी पहुंच इस तरीके की है, इतने बड़े ठेकेदार हैं कि उनके इर्द गिर्द लोगों का मजमा लग रहा है और कहा जा रहा है कि ये साहब टिकट दिला देंगे। अच्छा। और कई सारे लोग जो पैसे वाले हैं, ठेकेदार हैं, उनके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं और ये उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो चाह लिए तो हमें टिकट मिल जाएगा क्योंकि इनकी पहुंच जबरदस्त है। और ये साबित इसलिए होता है क्योंकि ईओडब्ल्यू ने कहा था कि अरे भाई ये वही लोग थे जो पैसे बांट रहे थे, लोगों से पैसे की डील कर रहे थे, ईओडब्ल्यू उनको छोड़ेगा नहीं, मनी ट्रेल का प्रूफ भी आ चुका है, ईओडब्ल्यू को बहुत सारा चीज मिल चुका है। तो सवाल उठता है कि वो जो इंजीनियर साहब हैं जो यादव जाति से आते हैं, उनका वो बड़ा एक्सेस की बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो टिकट बांट सकते हैं? ये गंभीर सवाल है। मैं चाहता हूं कि आरजेडी के तमाम ऐसे उम्मीदवार जो कि टिकट लेने के इंतजार में हैं,
उनकी बात कम से कम आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाए कि इस तरह की बात कौन कर रहा है, इस बात को लेकर ये बात जो दावा कर रहा है, जो चर्चा कर रहा है, कम से कम आरजेडी सजग हो जाए। लेकिन आपको बताएं कि मेरा जितना काम है रिपोर्ट करने का, कि दरअसल अगर किसी पार्टी के कैडर में यह बात होने लगे कि अरे एक ऐसे फला इंजीनियर हैं जो कि टिकट बांटने का दावा कर रहे हैं, या दावा नहीं भी कर रहे हैं तो इंप्रेशन इस तरह का है कि वो कुछ भी करा सकते हैं, वो टिकट तो दिला ही सकते हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं, क्या ठेकेदार, क्या डॉक्टर, क्या बड़े पैसे वाले लोग, जिनको भी लगता है मुझे टिकट मिल सकता है, वो उनके चक्कर काट रहे हैं। अब चर्चा बड़ी जोर पर हो रही है कि क्या आरजेडी का पावर इक्वेशन से पावर डायनामिक शिफ्ट कर गया है, क्या उन्होंने अपने हाथ में पावर संचित कर लिया है, क्या उनकी इस तरह की हैसियत है। मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव ऐसा होने देंगे, मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ऐसा होने देंगे, क्योंकि इस बार आरजेडी हर हाल में सत्ता पाना चाहती है। आरजेडी की पूरी कोशिश है कि हर तरीके से जातीय समीकरण बना करके सत्ता हासिल करें। और आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने 5-6 लोगों का, 5-6 नेताओं की टोली बनाया और सब जगह भेजा। तो ये समझने के लिए, परखने के लिए कि जमीन पर स्थिति क्या है, जो तेजस्वी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो लालू प्रसाद हर तरह का जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं, और इसलिए कौन प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, किस तरीके से जातीय समीकरण को हम साध सकते हैं, उसको लेकर के पार्टी के अंदर बहुत बड़े व्यापक तौर पर सोच चल रही हो। तो ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो आरजेडी का है नहीं पर आरजेडी में टिकट दिलाने का दावा करता है, और दावा करता हो तो आखिरकार उनके कैडर में, उनके लोगों में इस तरह की चर्चा इतनी बढ़ क्यों गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इस बार आरजेडी सत्ता पाने के लिए पूरा प्रयास करेगी, इस बार आरजेडी हर तरह का गठबंधन करने का प्रयास करेगी, हर समाज का वोट लेने का प्रयास करेगी, जिससे आरजेडी सत्ता में आ सके। और इस कवायद में आरजेडी गंभीर भी दिखती है। और आप देखिएगा तेजस्वी यादव खास तौर पर कहते हैं कि मुझे A to Z की पार्टी बनानी है। मतलब लालू यादव जहां चूक गए थे, तेजस्वी यादव उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। आगे सोच रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई पैसे के दम पर टिकट दिया जा सकता है, लेकिन आप वोट कैसे ले लेंगे, लोगों का दिल कैसे जीतेंगे, आरजेडी अपने मंसूबे में कामयाब कैसे होगी। तो ये ऐसे सारे सवाल हैं। लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव मुहाने पर खड़ा हो तो आपको हर दल का कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है और अंदर खाने चर्चा बहुत तेज होने लगती है कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो टिकट दिला सकता है। उसके घर के चारों तरफ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए लोग बैठे हुए हैं, वैशाली के रहने वाले हैं वो, जान लीजिए उनकी पहुंच बीजेपी में भी है, उनकी पहुंच जेडीयू में भी है। और यही बड़ी वजह है कि ईओडब्ल्यू ने उनके नाम को उजागर भी किया था, पर अभी तक कोई खास वैसी कार्रवाई उनके खिलाफ हो नहीं पाई। इसलिए चर्चा बहुत तेज है कि क्या वो सत्ता में भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, विपक्ष में तो रखते ही रखते हैं, क्या सत्ता में भी मजबूत पकड़ रखते हैं, इसीलिए उनका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए इन दिनों खास तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, टिकटार्थियों में, जो कि टिकट लेने की चाहत रखते हैं, उनमें उनका नाम बड़े व्यापक रूप में चल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई वो ऐसा कर पाएंगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। और इसीलिए मैंने बताया कि कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह की बात चल रही है, लोग उनके घर के आसपास घूम रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये टिकट दिला सकते हैं। इसलिए कई ऐसे टिकटार्थी हैं जो उनको भी मनाने पटाने का काम कर रहे हैं ताकि उनको टिकट मिल सके। बिल्कुल। अब इस सवाल का जवाब तो दो ही लोग दे पाएंगे, एक तो वक्त दे पाएगा, जब समय करीब आएगा टिकट बंटने का तब समझ में आएगा कि वाकई वो जो उनका दावा है या जो उनका जो ऑरा बन गया है वो कितना सही है कितना गलत है। दूसरा मुझे लगता है नेतृत्व, यानी कि तेजस्वी यादव इस बात का जवाब दे सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी का नेतृत्व इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि भाई पहले सत्ता चाहिए
और सत्ता के कॉस्ट पे कोई भी पार्टी, जो कि पार्टी सत्ता चाहती है, वो पार्टी इस तरह का काम करेगी। मैं आपको निश्चित तौर पर ये कह सकता हूं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का सीरियसनेस है और जो दिख रहा है कि भाई अमुक सीट पर कैसे चुनाव जीता जा सकता है, और उसके लिए 5 लोगों की टीम 10 दिन घूम रही है और 10 विधानसभा में घूम रही है, 243 विधानसभा है, तो आप समझ लीजिए कि 24 टीम बनी है। 24 टीम जो है 243 विधानसभा में रिपोर्ट तैयार कर रही है, फिर वो रिपोर्ट सौंपा जाएगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, उस आधार पर टिकट भी तय होगा। तो समझिए, जहां पार्टी इस तरीके का सोच विचार रखती हो, भला वो कैसे एक व्यक्ति के कहने पर टिकट दे देगी। तो इसमें मुझे बहुत शक है। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसा मौका आता है तो बहुत लोग दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, उनमें एक वो लोग भी हैं, और खास तौर पर जिनकी पकड़ मजबूत रहती है, कई मौके पर वो किसी बहाने से दिखा जाते हैं कि उनकी ऐसी हैसियत है, उनका एक्सेस उस तरह का है, उसका वो भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कर। बिल्कुल, और ये प्रयास जारी है। और जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं कि नक्कालों से सावधान रहें अगर एक लाइन में बोला जाए तो यही कहना चाह रहे हैं। बाकी नाम मुझे लगता है जो समझदार लोग हैं और बिहार की जो पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव, ये 2 ऐसे पद हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कार्यकर्ता ऐसी मांग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि जगदानंद सिंह जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि उतना वो एक्टिव है नहीं, उतना वो काम पार्टी का कर नहीं रहे हैं, तो ये तय क्यों नहीं हो पा रहे नाम? देखिए, बात यह है, 2 नाम पर मामला अटका हुआ। अच्छा। और ये जान लीजिए, मंगनी लाल मंडल और आलोक मेहता। मंगनी लाल मंडल जो है बड़े रेस्पेक्टेबल लीडर हैं और वो कई बार जो है समाजवादी हैं, और उनको अगर बनाया जाता है, कहा यह जा रहा है, तो अगर वो बनते हैं तो निश्चित रूप से मंगनी लाल मंडल होंगे तो सर्वजीत पासवान, जो कि जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, विधायक भी हैं, उनको प्रधान महासचिव बनाया जा सकता है। जहां तक सवाल है, आप इधर देखेंगे आलोक मेहता बनते हैं तो शिवचंद्र नाम प्रधान महासचिव हो सकते हैं। अब आलोक मेहता भी कुशवाहा समाज से आते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने यह प्रयास किया था कि माइक समीकरण बनाया जाए, मुस्लिम यादव कुशवाहा, और ये लालू प्रसाद का प्रयास 4 सीटों पर काफी सफल रहा। आरा हार गई बीजेपी, बक्सर हार गई बीजेपी, औरंगाबाद हार गई बीजेपी, काराकाट हार गए उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए की हार हुई, और इन 4 सीट पर यही कुशवाहा समाज को अपने साथ लाने के लिए जिस तरीके से लालू प्रसाद ने स्मार्टली टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसका परिणाम हमें साफ दिखाई पड़ा। अब ये कोशिश हो रही है कि मंगनी लाल मंडल धानुक समाज से आते हैं और आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज को अपने तरफ करने के लिए आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो प्रधान महासचिव एक दलित समाज से बनाया जाएगा, और दलित समाज में क्या शिवचंद्र राम होंगे या सर्वजीत पासवान होंगे, इन दोनों नाम की चर्चा है प्रधान महासचिव के तौर पर, और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आलोक मेहता और मंगनी लाल मंडल के नाम की चर्चा है। मंगनी लाल मंडल कभी समता पार्टी बनाने में भी अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाया था, फिर कई बार वो आरजेडी में गए, फिर जेडीयू में आए, आरजेडी में गए, इस तरीके से करते रहे। लेकिन कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के बहुत खास थे, और कर्पूरी ठाकुर के इस तरीके से खास थे कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ रह के जोरदार तरीके से राजनीति की। कर्पूरी जो सोचते थे उसको जमीन पर उतारने में मंगनी लाल मंडल की बड़ी भूमिका रही थी। जहां तक आलोक मेहता का सवाल है, तो आलोक मेहता के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद उनको बहुत मानते हैं, तेजस्वी यादव के भी बहुत भरोसेमंद है। आलोक मेहता खुद पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट हैं, आप इस बात को जान लीजिए। तो आलोक मेहता की जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, उस पे वो पूरे तरीके से खड़े उतरते हैं। चर्चा ये भी है कि आलोक मेहता को कई बार अपनी पार्टी में लाने का प्रयास नीतीश कुमार द्वारा किया भी गया है, लेकिन आलोक मेहता कभी भी नीतीश कुमार के पास गए नहीं हैं। और आलोक मेहता भी उन शख्सियतों में से एक हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल ग्रूमिंग की है, मतलब पॉलिटिकली कैसे मैच्योर्ड हो, क्या डिसीजन लें, इस तरीके से
आलोक मेहता ने भी उनको तैयार किया। इसलिए आलोक मेहता की लालू परिवार में बहुत बड़ी विश्वसनीयता है। अब चूंकि जगतानंद सिंह, जो कि लालू प्रसाद के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, लालू प्रसाद जेल जा रहे थे तो जगतानंद सिंह को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पूरे परिवार को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों को देखेंगे, और उसको जगतानंद सिंह ने बखूबी देखा, संभाला। लेकिन अब जगतानंद सिंह 85 साल की उम्र में जो रेस्पेक्ट उनको लालू प्रसाद से मिलता था, वो यंग ब्रिगेड के सामने वो अपने आप को कई बार असहाय महसूस करते हैं। और कहा यह जाता है कि जिस तरीके से तेजस्वी की पकड़ मजबूत हुई है, यंग ब्रिगेड ज्यादा प्रभावी होने लगा है, संजय यादव काफी ज्यादा पार्टी में मजबूत पकड़ रखने लगे हैं, मनोज झा की बहुत ज्यादा सुन रहे हैं तेजस्वी यादव, तो कहीं ना कहीं जगतानंद सिंह नेग्लेक्टेड फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब ऐसी उम्र पे वो पहुंच चुके हैं कि अब उनको आराम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया है। उनके बेटे सुधाकर सिंह बक्सर से एमपी हैं ही, बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़ी पहचान बना ली है। जहां तक अजीत सिंह का सवाल है तो रामगढ़ से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन अजीत सिंह दूसरे बेटे जीत नहीं पाए थे। और अजीत सिंह जब जीत नहीं पाए थे तो कहा जा रहा था कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व, मतलब तेजस्वी का जो क्लोज कोटरी है, उससे मदद नहीं मिल पाया अजीत सिंह को, और इस बात से भी जगता बाबू कहीं ना कहीं नाराज है। तो सवाल उठता है, जगता बाबू अब काम करने में उनकी दिलचस्पी नहीं है, नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। वो तो 21 को ही आ जाना चाहिए, लेकिन ये गुत्थम गुत्थी चल रही है मंगनी लाल मंडल की, आलोक मेहता। मंगनी लाल मंडल बुजुर्ग हैं, आलोक मेहता कंपैरेटिवली यंग है, तो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आलोक मेहता के घर पे ईडी रेड भी पड़ा था, लेकिन सवाल है कि ईडी का रेड तो लालू प्रसाद के घर पे भी पड़ा है, ईडी का केस तो तेजस्वी यादव के विरोध में भी चल रहा है। तो इसलिए ये कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए इस वजह से, लेकिन इन दोनों नाम की वजह से कि किसको बनाया जाए, इसको लेकर के काफी ज्यादा गुत्थम गुत्थी है और इसीलिए विलंब हो रहा है। देखिए, कयास तो यही थे कि 21 तारीख तक क्लैरिटी हो जाएगी, पर अभी नहीं हुई है, और दो नाम पंकज जी बता रहे हैं, उनके बीच अंत में मोहर लगनी, देखिए किस पर लगती है। अब तीसरे मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। मुकेश साहनी और दिलीप जायसवाल, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, इन दोनों के बीच कहासुनी चल रही है, चेतावनी दी जा रही है एक दूसरे को, पूरा मामला बताइए क्या है। देखिए, मामला इस तरह का है कि दिलीप जायसवाल के एक बयान के बाद चर्चा ये चलने लगी कि क्या मुकेश साहनी एनडीए में आ सकते, ये चर्चा बहुत जोरों से होने लगी, और मुकेश साहनी ने पलट करके जवाब दिया कि हम बीजेपी के साथ आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाल दे। अब दिलीप जायसवाल ने पलट करके ये कहा है कि मुकेश साहनी निषाद समाज को ठग रहे हैं, और दरअसल बीजेपी ने एक घोषणा कर दी कि मछुआरे के लिए एक आयोग बनाया जा रहा है। मतलब मछुआरों को साधने का प्रयास बीजेपी सरकार के तरफ से, एनडीए सरकार के तरफ से किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुकेश साहनी खासे परेशान हो गए, नाराज हो गए। मुकेश साहनी ने पलट करके ये कहा कि भाई, आप जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, और नहीं करते हैं तो आप कब तक ठगते रहेंगे, और आप जब तक ठगते रहेंगे हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे। उसी पे दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया कि अगर आप वाकई निषाद समाज के शुभचिंतक हैं तो आपको 3 टिकट लोकसभा चुनाव में दिया गया था आरजेडी के तरफ से, आपने एक भी निषाद समाज के लोगों को क्यों नहीं उतारा, ये बता दीजिए। तो ये सच बात है कि मुकेश साहनी ने एक भी निषाद समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। अब इसके मायने और मतलब तो कई हैं। क्या आपने टिकट अपने समाज के लोगों को नहीं दिया तो क्या वाकई आप अपने समाज के हितैषी हैं, उनकी चिंता करते हैं, ये एक सवाल उठता है। पर मुकेश साहनी अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं कि अति पिछड़े समाज के वो बड़े नेता हैं, उनके पास बड़ी संख्या में वोट है। लगातार वो 2014 से ये करते हुए देखे जा रहे हैं। 2015 में वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन 2020 में फिर वो
उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, माना नहीं गया था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ दिया, एनडीए में आ गए। एनडीए ने उनको एमएलसी बनाया। एमएलसी 1.5 साल तक रहे, उत्तर प्रदेश पहुंच गए, बीजेपी का विरोध करने लगे, फिर उनको पार्टी से निकाला, मतलब ये गठबंधन से निकाला गया। अब मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में आ गए हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे। अब मुकेश सहनी जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल ने आज यही पलट करके सवाल कर दिया कि हम लोग के साथ निषाद समाज है, निषाद समाज हमें वोट करता है, आप निषाद समाज को ठगिए मत, क्योंकि अगर आप वाकई उनके शुभचिंतक हैं तो 3 टिकट तो आप बांटे होते, लेकिन आपने तो बांटा नहीं, दिया नहीं, इसलिए आप उनके शुभचिंतक नहीं हैं। और इसीलिए ये जो बयानों का दौर है वो आने वाले समय में आप और देखेंगे और तेजी से चलेगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है, एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने का प्रयास होगा और जनता को साधने का प्रयास होगा। इसलिए बिहार चुनाव से पहले आप लगातार देखेंगे कि राजनीतिक रूप से गर्मा गर्मी आपको खूब देखने को मिलेगी, बयानबाजी चलती रहेगी, इस तरीके से एक दूसरे को चेतावनी दी जाती रहेगी और तमाम तरह की बातें कही जाएंगी। मगर अंत तक अगर सब लोग साथ हो जाएं, मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो जाए, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसे ही राजनीति कहा जाता है। बाकी आज राग बिहारी में इतना ही। आपका क्या सोचना है, खासतौर पर ये जो बहस चली है मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल के बीच, इसके बारे में, और जो आरोप लगाए गए हैं दिलीप जायसवाल के द्वारा, उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।